नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिसीमन को लेकर, क्योंकि 2026 में हरियाणा में परिसीमन होना है और उसके बाद हरियाणा के अंदर लोकसभा की और इसके अलावा विधानसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। यानी कि अब 10 सीटें लोकसभा की हैं जो बढ़कर 13 या 14 हो सकती हैं। इसके अलावा विधानसभा की सीटें जो हैं बढ़कर 117 हो सकती हैं। और ऐसे में अब जो 90 सीटें हैं, यानी कि अब से ज़्यादा लोगों को अब विधायक बनने का मौका मिलेगा, ज़्यादा लोगों को अब सांसद बनने का मौका मिलेगा। अगर लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं, विधानसभा की सीटें बढ़ती हैं, तो इसके साथ ही राज्यसभा की सीटें भी बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में अब लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि आखिरकार क्या होगा, कौन सी सीटें बढ़ेंगी, किसका नाम कटेगा, किसका नाम जुड़ेगा। और आज हम खास तौर पर बात करेंगे लोकसभा को लेकर, क्योंकि लोकसभा को लेकर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार 13 सीटें जो हैं लगभग फाइनल हैं, क्योंकि जिसकी सरकार होती है कहा जाता है कि आखिरकार चलती उसी की है। और ऐसे में अब बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि कांग्रेस पार्टी को, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई है, अब बीजेपी यहाँ पर तीसरी बार हैट्रिक लगा पाई है, तो चौथी बार फिर से बीजेपी की सरकार बने, उस फॉर्मूले पर बीजेपी पार्टी काम कर रही है। इसमें अगर हम नाम लेते हैं तो आपको बता देते हैं कौन कौन सीटें बन सकती हैं। अम्बाला लोकसभा सीट बन सकती है, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सिरसा, हिसार, जींद, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, मेवात, फरीदाबाद। तो ये 13 जो सीटें हैं लोकसभा की, ये बन सकती हैं। और इस तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, 26 में परिसीमन होना है और जो 29 में जो चुनाव होगा वो नए परिसीमन के हिसाब से चुनाव होने की संभावना है। हालांकि सरकार की मर्जी है, चाहे तो उसे आगे बढ़ा भी सकती है और वहाँ पर 29 में चुनाव करा भी सकती है। तो 13 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मैंने नाम बताया कि इसमें चौंकाने वाले कुछ नाम निकल कर सामने आए हैं, जिसमें रोहतक की बजाय झज्जर का नाम लिया गया है, गुरुग्राम की बजाय मेवात का नाम लिया गया है। तो आपको क्या लगता है? सर्वप्रथम तो एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे आपने अभी प्रयोग किया एक शब्द कि 2026 में परिसीमन आयोग अपना काम शुरू करेगा और 2029 का जो चुनाव है कि वो नए परिसीमन के आधार पर होगा। और इसकी संभावनाएं ज़्यादा मैं इसलिए बलवती मानता हूं कि एक तो नई पार्लियामेंट देश के अंदर बनी है, उसके अंदर ज़्यादा सदस्यों की सीटिंग की गई है और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्पीकर साहब की तरफ से भी जो बार बार इस सेशन में भी बयानात आए हैं कि हमें नई विधानसभा का गठन करना पड़ेगा, आगामी समय में हमारे सदस्यों की संख्या 90 से बढ़ करके ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं मान करके चलता हूँ कि जो परिसीमन आयोग जो फैसला लेगा वो बढ़ी हुई सीटों के ऊपर 2029 के अंदर निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लोकसभा का चुनाव होगा। रही बात लोकसभा सीटों की, आज सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर जिस प्रकार से पूरा दिन भर चलती रही कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 117 विधानसभा सीटें होंगी और 13 लोकसभा सीटें होंगी। ये सोशल मीडिया के ऊपर चली हुई खबरें हैं, हम इस खबर की पुष्टि साथियों नहीं करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर बात आती है तो उसके ऊपर तर्क और वितर्क होना राजनीतिक गलियारों में स्वाभाविक है। तो हमारे जो चैनल हैं वो भी राजनीतिक गतिविधियों की खबरों को ज़्यादा कवरेज देते हैं, तो इसलिए हमने इस टॉपिक के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने का मन बनाया ताकि दर्शकों तक जानकारी पहुँचे। कुछ दिन पहले तो एक चर्चा थी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 126 विधानसभा सीटें बनेंगी और प्रदेश के अंदर 14 लोकसभा सीटें होंगी। अनेक प्रदेश के नेताओं के इस प्रकार के बयान आए हैं, लेकिन आज इस प्रकार से ये खबर आई है कि 117 विधानसभा की सीटें होंगी और 13 लोकसभा की सीटें होंगी। तो हो सकता है कि इस खबर की पुष्टि तो जैसा मैंने कहा कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिसने यह खबर जहाँ से चली है, हो सकता है कि उनके पास हमारे से भी ज़्यादा पुख्ता जानकारी हो और आंकड़ों के आधार पर कोई खोज उनको इस खबर की लगी हो तो उन्होंने डाला, तो हो सकता है कुछ सत्यता भी हो सकती है, लेकिन हम पुष्टि बार बार मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं कर रहे। आपका अगला प्रश्न, जिस प्रकार से आपने कहा था कि चौंकाने वाली बात यह है कि रोहतक की बजाय झज्जर को बनाया जा रहा है,
देखो, अतीत में ये चीज़ हो सकती है कि कुछ सीटों के नाम बदले जा सकते हैं, पीछे भी बदले गए। जैसे महेंद्रगढ़ सोम में एक लोकसभा सीट होती थी, उसको भिवानी के साथ जोड़ा गया। बहुत अतीत के अंदर आप जाओगे तो झज्जर सोम में एक लोकसभा सीट होती थी। बहुत पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि आज की जो जनरेशन है वो इस चीज़ को बड़े आश्चर्य मानेगी ये बात सुन करके कि झज्जर भी कभी लोकसभा सीट झज्जर के नाम से थी। तो ये हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से झज्जर के अंदर जिस प्रकार की चर्चाएं आ रही हैं कि कौन कौन हलके शामिल होंगे, झज्जर के अंदर एक तो विधानसभा का हलका क्रिएट करने की बात की गई माछरोली की, कि एक माछरोली नया हलका बनेगा कोसली को हटा करके। फिर इसके साथ जोड़ा जा रहा है गुड़गांवा और फर्रुखनगर को भी। तो फर्रुखनगर सोम में अभी एक हल्का नहीं हो सकता कि गुड़गांवा की तरफ से एक बढ़ोतरी हल्के की किसी की हो, तो फर्रुखनगर की हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो आ रही है कि महम का इलाका, महम हल्का जो है वो रोहतक पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग रहा है, क्योंकि वहाँ से बहुत से चुनावों के परिणाम तय हुए हैं। चाहे आप चौधरी देवीलाल के समय का युग देखिए कि उस समय महम चौबीसी चौधरी देवीलाल को सबसे ज़्यादा मतों से जिता करके भेजती थी। और जब उनका विरोध शुरू हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब 1991 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े रोहतक से, तो सबसे अहम और जो निर्णायक भूमिका निभाई थी वो महम हल्के की जनता ने निभाई थी। और महम हल्के ने करीब 25,000 वोटों के आसपास की लीड, 22,000 वोटों के आसपास की लीड जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को उस समय पर दी थी। और जो पिछला चुनाव अभी दीपेंद्र जी का भी 3-4 महीने पहले जो संपन्न हुआ है, वहाँ से महम से भी एक बहुत बड़ी लीड दीपेंद्र हुड्डा को मिली थी। कि महम की आज चर्चाएं हैं कि महम को भिवानी के साथ जोड़ा जा रहा है, कि भिवानी के नाम से जो लोकसभा सीट होगी, बताया गया कि महेंद्रगढ़ के नाम से अलग लोकसभा सीट होगी। यानी कि भिवानी महेंद्रगढ़ का जो इलाका है उसको 2 भागों में बांट रहे हैं कि एक महेंद्रगढ़ के नाम से सीट हो, एक भिवानी के नाम से सीट हो। और भिवानी के साथ महम के हलके को जोड़ करके आज इसमें दर्शाया गया है। इसमें कितनी प्रामाणिकता होगी, कितनी सच्चाई से परिपूर्ण ये खबर है। बार बार जैसे हम कह रहे हैं कि हम दावा नहीं कर रहे, लेकिन गुड़गांवा इतना बड़ा इलाका है, सोम में एक लोकसभा सीट गुड़गांवा के नाम से है और बहुत ज़्यादा वोट गुड़गांवा के अंदर हैं, और साथ में फर्रुखनगर का इलाका है। तो ये तो नहीं मानते कि रोहतक का नाम ही ख़त्म करके झज्जर के नाम से तो बन सकती है, मानते हैं, लेकिन उसके साथ गुड़गांवा जोड़ना, फर्रुखनगर जोड़ना और महम को फिर भिवानी की तरफ निकाल के ले जाना। तो अगर इस प्रकार का आयोग कोई फैसला लेता और भविष्य में ये खबर के ऊपर अगर मोहर लगती है, तो कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी इस बेल्ट के अंदर काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे। क्योंकि कोसली जिस प्रकार से लोकसभा का हिस्सा पिछले 3-4 चुनाव से के अंदर है, और पिछली बार के 2019 के चुनाव में अकेले कोसली विधानसभा ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र का परिणाम बदल दिया था। राठी साहब, जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं, रोहतक, कलानौर, झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़, बादली, माछरोली, गुरुग्राम और फर्रुखनगर, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को या हुड्डा को है ख़त्म करने के लिए क्या ये पूरी प्लानिंग की गई है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर कांग्रेस की वोट काफ़ी कम है। देखिए, अगर इस प्रकार का फैसला इम्प्लीमेंट होता, आयोग अगर इसी खबर को 2029 के चुनाव में यही परिदृश्य सामने आता है, यही हल्के झज्जर लोकसभा के अंदर अगर आते हैं, तो निश्चित रूप से भूपेंद्र हुड्डा हों चाहे दीपेंद्र हुड्डा जो हों, काफ़ी कमज़ोरी उनको महसूस होगी। जिस प्रकार से मैं कोसली की आपको भी चर्चा में बता रहा था कि अकेले कोसली विधानसभा क्षेत्र ने 2019 का लोकसभा चुनाव का परिणाम बदल दिया था। 75,000 वोटों की लीड एक प्रत्याशी को, भाजपा के प्रत्याशी को दे दी थी। और इस प्रकार की बात होती है, एक तो महम का निकल जाना यहाँ से, वो भिवानी में के साथ जोड़ेगा तो महम तो आउट हो गया, समझो। गढ़ी सांपला कलोई निकल गया, और गढ़ी सांपला कलोई भी निकल गया। बहुत बड़ी ताकत जो भूपेंद्र हुड्डा जी अपने मान करके चलते थे, जो लीड थी इस बार आगे इस बेल्ट के अंदर करीब दोनों हल्कों की आप मिलाओगे तो करीब 1.25 लाख वोटों की वोट थी महम की और किलोई की, तो 1.25 लाख वोटों का इधर से निकल जाना। और फिर दूसरी तरफ से गुड़गांवा जिस प्रकार से प्योर शहरी क्षेत्र है, तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं प्रभाव फर्रुखनगर के अंदर भी है, गुड़गांवा के अंदर भी है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा इस चीज़ से हो सकता है। और व्यक्तिगत रूप से आप हानि देखोगे पार्टी की हानि ना सोच करके, तो दीपेंद्र हुड्डा के लिए भविष्य में बड़ी खतरे की घंटी साबित हो सकता है अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। तो डॉक्टर साहब, क्या जिस तरीके से ये खबर फैलाई जा रही सोशल मीडिया पर छाई हुई है, तो क्या ये फर्जी भी हो सकती है
कि एक माहौल बनाने की तैयारी की जा रही हो? आज के हालात अगर देखें तो 100% हम इसको फर्जी खबर कह सकते हैं कि ये फर्जी खबर है, क्योंकि अभी तक परिसीमन आयोग का गठन होना, फिर उसके बाद काम करना, बहुत सी मीटिंगें होती हैं, भौगोलिक परिस्थिति वो हर हल्के की देखते हैं, कहीं कहीं जातीय समीकरण भी देखे जाते हैं कि कोई वर्ग अछूता ना रहे, और उसमें आपत्तियां भी दर्ज कराई जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा कि भाई इस क्षेत्र को यहाँ से मत निकाला जाए या इस नए को इसमें मत जोड़ा जाए। तो इसमें बहुत किंतु परंतु इफर्ट लगे होते हैं और आयोग बहुत सोच समझ करके ये निर्णय लेता है। तो आज के वर्तमान हालात को देखें तो 100% मैं मानता हूँ ये खबर कहीं सच्चाई के आसपास मुझे दिखाई नहीं दे रही है। सरकार का कितना हस्तक्षेप होता है इस मामले में कि जो परिसीमन आयोग बैठता है उसमें? देखो, इसमें खाली सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। पीछे अगर परिसीमन को आप देखेंगे, जो परिसीमन 2009 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था, उसमें चर्चाएं थी कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कि महम की सीट रिजर्व होगी, और झज्जर जिले से चर्चाएं थी कि बेरी की सीट रिजर्व होगी। तो बेरी को तो बताते हैं कि इसलिए बेरी बच गया कि रघुवीर सिंह कात्यायन जी उस समय उसके मेंबर थे उस कमेटी के, और विपक्ष के आदमी भी उसके अंदर लिए जाते हैं, उन नेताओं के भी बयान दर्ज करवाए जाते हैं, उनसे भी सलाह मशवरा राय शुमारी की जाती है। और आनंद सिंह दांगे जी ने तो महम हल्के को उस समय बचाने के लिए रोहतक के अंदर एक मीटिंग आयोग की हुई थी। उस मीटिंग के अंदर तथ्यों के ऊपर आधारित उन्होंने तथ्य रखे थे सबूत के साथ कि महम अतीत में रिजर्व हल्का रह चुका है और महम की परिस्थिति आज ऐसी है, इतने साल तक रिजर्व रह चुका है, तो किसी दूसरे हल्के को ही रिजर्व रखा जाए। और जो इन्होंने आंकड़े दिए थे उससे कहीं न कहीं परिसीमन आयोग और जो आयोग के सदस्य थे वो कहीं संतुष्ट हुए, और तब जाकर के ये बचा। और उससे पहले एक रिपोर्ट और भी आई थी इसी प्रकार की। उस आयोग से पहले जब ये आयोग का गठन हुआ तो चर्चाएं थी कि गुड़गांवा सीट बनेगी और गुड़गांवा की सीट का हिस्सा रोहतक होगा। रोहतक को उस टाइम में भी चर्चाएं थी कि रोहतक सीट का अस्तित्व जो है वो नहीं रहेगा, रोहतक की पार्लियामेंट्री गुड़गांवा के नाम से जानी जाएगी और रोहतक का मतदाता गुड़गांवा लोकसभा का हिस्सा होगा। चर्चाएं उस समय भी चली थी, लेकिन आयोग ने जब दूसरी पार्टियों के और दूसरे प्रत्याशियों के जो बयान लिए, उनसे सुझाव मांगे, उन सुझावों से कहीं न कहीं वो सहमत हुए। तो इसमें मौका हर दल को मिलता है, हर नेता को मिलता है, और काफ़ी सोच समझ करके ये निर्णय होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरीके साफ है, जो लिस्ट जो निकल कर सामने आ रही है उसमें हालांकि सच्चाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि 26 में जो है आयोग बैठेगा, उसके बाद वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा, उसके बाद नाम निकल कर सामने आएंगे कि आखिरकार कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, कितने क्षेत्र जो हैं बढ़ाए जाएंगे। हालांकि इस बात पर हम पूरी तरीके से मुहर नहीं लगा रहे। मैं तो बल्कि एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से आज हवा में मौसम में ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैला हुआ है जी, इस प्रकार की जो सगुफे हैं ना, जो गलत खबरें हैं, वो एक तरह से राजनीतिक प्रदूषण सा प्रदेश के अंदर मुझे फैलाती हुई नजर आ रही है कि बगैर आंकड़ों के, बगैर तथ्यों के, कोई आयोग की मीटिंग नहीं, कोई सलाह मशवरा नहीं, और किसी ने सोशल मीडिया पर इस प्रकार की खबरों को चला दिया। तो क्या ये भी हो सकता है रेड्डी साहब कि कोई इन खबरों को जानबूझ कर फैला रहा होता कि ये देखने के लिए कि इनका इम्पैक्ट क्या होता है? नहीं, ऐसे तो नहीं, कोई इम्पैक्ट का तो नहीं देखते, लेकिन आज सोशल मीडिया का युग है, खबरें पता नहीं कहाँ से निकल करके कहाँ तक पहुँच जाती हैं। किसी ने चला दिया, उसके ऊपर डिबेट होना तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात होगी। चलिए दोस्तों, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि आखिरकार होता क्या है, क्योंकि इस पर नेताओं के बयान भी सामने है जिसमें कहा यह गया है कि 117 की जो बात अब निकल कर सामने आ रही है, इसमें यह भी कहा गया कि 126 सीटें जो हैं वो विधानसभा की होंगी और लोकसभा की 14 सीटें होंगी। लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट जब निकल कर सामने आएगी, जब आयोग बैठेगा, उसके बाद ये सारी बातें साफ हो पाएंगी, कौन सा नया लोकसभा क्षेत्र बन रहा है, कौन सा कट रहा है। रेड्डी साहब, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।